अस्सलाम वालेकुम। मेरा नेम सादिया तारिक है और आज हम पढ़ने वाले हैं ENG 201 लेक्चर नंबर 34। उम्मीद करती हूँ तमाम स्टूडेंट्स बिल्कुल खैरियत से होंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले तमाम स्टूडेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी तौर पर शेयर किया करें, क्योंकि मेरा लेक्चर बनाने का मकसद यही होता है कि आप सब स्टूडेंट्स तक मेरे ये लेक्चर्स जा सकें और सब स्टूडेंट्स के लिए हेल्प हो सके। तो हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारे जैसे कि आज के लेक्चर का टॉपिक ही है, आपको टॉपिक से ही पता चल रहा है कि हमने किस तरह से अपनी जो रिपोर्ट्स तैयार करते हैं उसकी जो कॉमन राइटिंग प्रॉब्लम्स होती हैं उसको किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम यही पढ़ेंगे और यही सीखेंगे कि हमारे जो उनसे राइटिंग प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है, राइटिंग लिखते वक्त, रिपोर्ट्स लिखते वक्त जो हमारी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, बिल्कुल सेल्फ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, उसको अवॉइड करने से हमारी जो उनसी राइटिंग है वो बेटर भी हो सकती है और इफेक्टिव भी बन सकती है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आ जाते हैं हम राइटर्स ब्लॉक की तरफ कि हम ये स्टूडेंट्स मैं आपको बताती चलूँ कि ये डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बिकॉज इसकी डेफिनेशन जो है वो MCQs में भी आती है, तो आपने फाइनल में भी आपके MCQs में आए थे, तो इसको आपने स्किप नहीं करना है। तो जो भी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी वो मैं आपको बताती जाऊँगी। बेसिकली आपका कॉन्सेप्ट जो है लेक्चर वाइज कंप्लीट सॉल्व होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि आपके लेक्चर में बात क्या हुई है और एक पॉइंट का मकसद क्या है। राइटर्स ब्लॉक्स देखिए स्टूडेंट्स, वो होता है कि आपने एक एक्सपीरियंस किया, आपने एक रिपोर्ट लिखनी स्टार्ट की है, लेकिन लिखते दौरान आप राइट करते दौरान आप स्टक हो गए हैं। तो उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह होती है कि आपके पास जो सी है लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, आपके पास इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है जो रिपोर्ट आप तैयार कर रहे हैं। तो ये फैक्टर्स होते हैं जहाँ पर राइटर्स ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है, स्टक हो जाते हैं लिखते वक्त। लैक ऑफ वेल डिफाइंड पर्पस, आपके पास पर्पस नहीं है, इतना अच्छा वेल डिफाइंड आप पर्पस नहीं कर सके, जो चीज़ आप लिखना चाहते थे, बताना चाहते थे, मकसद था आपका, वो नहीं आप कर सके, ठीक है। आप इसको रिकग्नाइज नहीं कर सके अपने मकसद को कि आप क्या वाकई में बताना क्या चाह रहे हैं अपनी ऑडियंस को। पुअर नॉलेज ऑफ द ऑडियंस, आपकी जो ऑडियंस का नॉलेज है वो पुअर है आपके पास कि आपकी ऑडियंस किस किस्म की है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के आप बात करते हुए हेजिटेट हो गए आप, या फिर भूल गए, या फिर कुछ भी। तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होना, बात ना कर पाना इतना ज़्यादा, तो ये चीज़ इसमें आ जाती है, राइटर्स ब्लॉक में आ जाती है। तो ये 4 पॉइंट्स ऐसे हैं स्टूडेंट्स, 5 पॉइंट सॉरी। तो इससे क्या होगा, 4 पॉइंट्स, तो इन 4 पॉइंट्स से ये है कि अगर आप इनको अवॉइड कर दें तो आपकी जो से राइटर्स ब्लॉक की जो मेन रीजंस होती हैं ना वो सॉल्व हो सकती हैं और प्रॉब्लम्स जो सी है वो सॉल्व हो जाती है। सबसे पहले तो देखें लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या होती है कि आपने एक रिसर्च किया, आपने एक रिपोर्ट तैयार किया, आपने एक प्रोजेक्ट तैयार किया, लेकिन उसकी जो सा रिज़ल्ट है, उसकी जो रिसर्च है वो पुअर है, वो इतनी अच्छी नहीं रही। तो आपको अब करना क्या चाहिए, आपको उसी टाइम अपनी राइटिंग स्टॉप कर देनी चाहिए और मज़ीद इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए ताकि आप अच्छे तरीके से उसको इंफॉर्मेशन के साथ लिख सकें। उसके बाद आ जाता है लैक ऑफ वेल डिफाइंड पर्पस। अगर आप एक चीज़ लिख रहे हैं, एक चीज़ आप बता रहे हैं, ठीक है ना, आप रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, लेकिन उसका आप पर्पस नहीं बता सके, आप मकसद नहीं बता सके, आपने एक एक्सपीरियंस तो कर लिया। समटाइम्स यू विल एक्सपीरियंस दिस एज अ लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। देखें, आप एक एक्सपीरियंस कर लेते हैं, लेकिन लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन के साथ आप इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसकी कलेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, पैराग्राफ्स को नोटिस नहीं करते हैं और चीज़ें वगैरह, इंटायर रिपोर्ट्स वगैरह को मिडल में से देख लिया, इधर उधर से देख लिया, तो पूरी आपने क्या किया, पूरी डिफाइंड पर्पस कर दिया। यहाँ पर आपका जो सा था पर्पस को इतना ज़्यादा डिफाइन ना कर सके, तो इससे क्या होगा कि आप पर्पस, मकसद ना बता सके कि आपका मकसद, आपको खुद क्लियर नहीं है कि आपका मकसद क्या है और आपने वहाँ पर रिपोर्ट तैयार कर दी है। तो ये वेल डिफाइंड पर्पस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसमें बिल्कुल भी लैक नहीं करना है, इसमें आपने कमी नहीं करनी है। उसके बाद फॉर एनालाइज्ड ऑडियंस, अब ऑडियंस आपके सामने है, अब आप ऑडियंस को ज़ाहिरी तौर है आपको सबसे पहले जो यहाँ पर राइटर्स ब्लॉक की जो सोर्स बनता है ना, तो वो क्या होता है जब हम परफॉर्म करते हैं पूरली और हमें पता नहीं होता कि हमारी ऑडियंस हमसे क्या चाहती है, ठीक है। एट सच टाइम्स यू फाइंड योर सेल्फ स्टार्टिंग एट अ वीडियो डिस्प्ले स्क्रीन वॉन्डरिंग हु इज़ गोइंग टू रीड योर रिपोर्ट एंड वट ऑन दी आर दे वांट फ्रॉम इट। कि आप अक्सर ऐसा होता है कि आपको पता नहीं चल रहा होता क्या घूम रहा है डिस्प्ले स्क्रीन पर, ठीक है, वॉन्डरिंग, तो और आपको क्या रिपोर्ट के बारे में पढ़ना चाहिए, सारा कुछ। तो इस तरह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये इशू आपको हो सकता है। तो आपने अपनी ऑडियंस को सबसे पहले एनालाइज करना है। उसके बाद आ जाता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होना चाहिए। अगर देखिए आप कोई बात बताते वक्त, आप कोई राइटिंग रिपोर्ट लिखते वक्त वहाँ पर आप स्टक हो जाए, ठीक है, आपने कोई भी चीज़ लिख रहे हैं, आप बता रहे हैं, आप ऑडियंस के सामने वहाँ पर अपना कॉन्फिडेंस जो है वो लूज़ कर बैठे, तो उससे क्या होता है, ये सब
सबसे बड़ी वजह है आपकी राइटर्स ब्लॉक होने की वजह से, ठीक है, क्योंकि आपकी एबिलिटी जो है वो कॉमन होती है, आपकी एबिलिटी शो हो रही होती है वहाँ पर कि आप क्या काबिलियत है आपकी, आप कितना कॉन्फिडेंस के साथ बात कर सकते हैं। ज़ाहिर है आप कॉन्फिडेंस से बात करेंगे तो सामने वाला पर्सन आपकी बात से कन्विंस होगा और आपकी जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव होगी। तो आपने कॉन्फिडेंस अपना बिल्कुल भी लूज़ नहीं करना है। उसके बाद आ जाती है ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स। अब ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम्स आर डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द एडिटिंग फेज। तो ये जो प्रॉब्लम्स डिस्कवर्ड हुई हैं, ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम जो है वो डिस्कवर्ड हुई है ड्यूरिंग द एडिटिंग फेज में, एडिटिंग फेज के दौरान ये डिस्कवर हुई है। फाइंडिंग एंड फिक्सिंग दीज प्रॉब्लम्स इज़ व्हाट मेकिंग एडिटिंग इंपॉर्टेंट, कि किस तरह से फाइंडिंग कर रहे हैं और फिक्सिंग यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर प्रॉब्लम्स जो भी हैं एडिटिंग इंपॉर्टेंट में। उसके बाद आ जाती है पंक्चुएशन प्रॉब्लम। अब पंक्चुएशन प्रॉब्लम जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने एक रिपोर्ट लिख ली, आपने एक रिपोर्ट तैयार कर ली, लेकिन वहाँ पर पंक्चुएशन एरर बहुत ज़्यादा आ रहा है। आपने कोई भी बात लिख रहे हैं, ठीक है, आपने एक रिपोर्ट लिख रहे हैं तो वहाँ पर आपकी मिस्टेक्स ही बहुत ज़्यादा हैं पंक्चुएशन। तो जो भी रिपोर्ट रीड करने वाला होगा तो ज़ाहिर है वो कहेगा ये क्या लिखा है, समझ ही नहीं उसको आ रहा है। तो वहाँ पर आपकी रिपोर्ट जो है रिजेक्ट हो सकती है, राइटर्स ब्लॉक हो सकते हैं। तो इस तरह से आपने नहीं करना है। आपने जो अपनी पंक्चुएशन रखनी है वो एक्यूरेट करनी है। देखिए यहाँ पर एक लाइन भी लिखी है बहुत अच्छी है, एक्यूरेट कम्युनिकेशन इज़ डिटर्मिनेटली एनहांस्ड बाय द एक्यूरेट पंक्चुएशन। देखिए आपकी जो एक्यूरेट कम्युनिकेशन होती है ना वो एक्चुअली एनहांस्ड करती है एक्यूरेट पंक्चुएशन को। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि इनकरेक्ट की और करेक्ट पंक्चुएशन की, कि किस तरह से आप एक करेक्ट और इनकरेक्ट पंक्चुएशन शो करवा सकते हैं। कि देखिए इनकरेक्ट पंक्चुएशन यहाँ पर उन्होंने बताया कि क्या थी, ठीक है। तो यहाँ पर उसने फिर यहाँ पर कोट में लिख दिया वही वर्ड, उसने द फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो यहाँ पर उसने उसको कोट कर दिया। तो ये चीज़ उसने किया, उसके बाद सेमी कॉलम उसने यूज़ कर दिया, फिर यहाँ पर उसने दोबारा से कोट कर दिया। तो ये उसने पंक्चुएशन एरर को दूर कर दिया। तो पंक्चुएशन एरर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है राइटिंग पर्पज़ के बाद। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल अपने एग्ज़ाम भी दे रहे हों तो आप स्टूडेंट्स को एक ही बात कही जाती है कि स्पेलिंग मिस्टेक स्टूडेंट्स नहीं करनी, पंक्चुएशन एरर नहीं करना, कॉमास का, फुल स्टॉप का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। उससे क्या होता है कि जो आपके टीचर्स होते हैं, जो आपके पढ़ने वाले होते हैं, जो भी पढ़ते हैं, चेक करते हैं पेपर, तो उन पर अच्छा एक्सप्रेशन जाता है, इंप्रेशन आपका बहुत अच्छा जाता है। उसके बाद आ जाती है दूसरी बात हमारे रीड एबिलिटी प्रॉब्लम्स। जो रीड एबिलिटी प्रॉब्लम्स क्या होती है कि आपने जो वर्ड्स यूज़ करने हैं वो फैमिलियर वर्ड्स हों, ठीक है, समझ आ सकें, रीडेबल हों, ऑडियंस जो है आपके पढ़ने वाले जो डॉक्यूमेंट आपकी पढ़े, ठीक है, वो आसानी से पढ़ सके, कोई इतने ज़्यादा मुश्किल आप वर्ड ना यूज़ करें, स्टाइलिंग वगैरह अपनी थोड़ी इजी रखें, फैमिलियर यूज़ करें वर्ड्स को। तो इस तरह के मुश्किल वर्ड्स ना यूज़ करें कि जिससे आपके जो ऑडियंस है, कोई आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं अपनी ऑडियंस के लिए, तो उसके लिए जो पढ़ना हो, ठीक है ना, रीड करना हो आपकी ऑडियंस के लिए उस डॉक्यूमेंट को, तो वो रीड टू एबल हो, ठीक है, एबल टू रीड हो। तो इस चीज़ को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। उसके बाद आ जाते हैं हम, ये आप अगर रीड करना चाहे तो कर सकते हैं, बाकी फ़ायदे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हम आ जाते हैं राइटिंग स्टाइल प्रॉब्लम। अब वही बात आ गई कि आपने अपनी स्टाइल को बिल्कुल अच्छा रखना है, कि आपने अपनी स्टाइल, देखिए स्टाइल इज़ अ रिज़ल्ट ऑफ सेंटेंस एंड स्ट्रक्चर। देखिए स्टाइल जो हमारा होता है वो वाकई में एक रिज़ल्ट होता है हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर का। अगर यहाँ पर हम कोई भी स्टाइल यूज़ कर दें तो उससे क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, सामने वाला पढ़ नहीं सकेगा। हमारा जो उनसे स्टाइल होना चाहिए लिखने का वो इजी होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है, और यहाँ पर सेलेक्ट करके कोई भी मैं यहाँ पर चेंज कर लेती हूँ स्टाइल, इस तरह से कोई इस तरह का स्टाइल ले आती हूँ, तो अब आपको यहाँ पर डिफ़िकल्टी होगी, आप स्टाइल पढ़ तो रहे हैं बट स्टाइल को देखें उसको मैंने चेंज कर दिया। तो ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आपने स्टाइलिंग को देखना होता है और ईजी वर्ड्स में लिखना होता है। चलें, उसके बाद आ जाता है ये एब्रीवेशन। आपने इनको एब्रीवेशन को अच्छे तरीके से कर लेना है, क्योंकि ये आपकी एब्रीवेशन आती हैं, 4 एब्रीवेशन टेंस के स्टाइल्स भी हैं। तो ये आ जाता है सब्जेक्ट वर्ब सेंटेंस, तो SV से इसको एब्रीविएशन इसकी बनती है, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सेंटेंस, तो SVO। तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर बन जाएगी सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब कॉम्प्लीमेंट, तो SLVC इसको कहेंगे। उसके बाद आ जाता है सब्जेक्ट वर्ब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो SVIO। तो ये 4 पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स, आप लोगों ने बिल्कुल भी इसको स्किप नहीं करना है, या आप लोगों के MCQs में आता है और मैं इसको हाईलाइट भी कर रही हूँ ताकि आप लोग स्किप ना करें। इन एब्रीविएशन को आपने लाजमी तौर पर करना है। उसके बाद आ जाता है हाउ टू एडिट योर वर्क। आप किस तरह से अपने वर्क को एडिट कर सकते हैं, अपने वर्क को, टास्क को इम्प्रूव बना सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को एक लिमिटेड नंबर्स के साथ, तो किस तरह से आप कर सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन लॉजिक आपने रखना है, ठीक है। उसके बाद मैकेनिकल डेवलपमेंट ऑफ द टॉपिक रखना है, आपने मैकेनिकल डेवलपमेंट रखनी है अपने टॉपिक्स में, ठीक है,
राइटर स्टाइल्स आपने रखना है। उसके बाद जो क्वालिटी है आपकी मेन्यू स्क्रिप्ट की, उसको अच्छा रखना है आपने, ठीक है। सबसे पहले तो आ जाता है ऑर्गेनाइजेशनल लॉजिक। तो ऑर्गेनाइजेशन लॉजिक को देख लेंगे। द वर्क शुड हैव द ऑर्गेनाइजेशनल लॉजिक। ऑर्गेनाइजेशन लॉजिक कैन बी अचीव्ड बाय द अरेंजिंग द इवेंट्स क्रोनोलॉजिकल और द स्पेशली। तो ऑर्गेनाइजेशनल लॉजिक को देख लिया। उसके बाद आ जाते हैं हम मैकेनिकल डेवलपमेंट ऑफ द टॉपिक। मैकेनिकल डेवलपमेंट हम किस तरह से कर सकते हैं। लुक टू सी इफ देयर इज़ द ट्रांजिशन बिटवीन द पैराग्राफ्स इवन बिटवीन द सेंटेंस। तो ये वही बात आ गई कि आपने ट्रांजिशन कर रहे हैं जो पैराग्राफ्स के दरमियान, ठीक है, सेंटेंस के दरमियान एक टॉपिक आप डेवलप कर रहे हैं, तो आप किस तरह से मैकेनिकल तौर पर कर सकते हैं। राइटर्स माइट बी रिपीट एन इंपॉर्टेंट वर्ड इन टू एडजॉइनिंग पैराग्राफ्स और सेंटेंस। जो राइटर्स है वो रिपीट कर रहा है इंपॉर्टेंट वर्ड्स को, टू एडजॉइनिंग कर रहा है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर को जो है वो एकम्प्लिश कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसलेशनल वर्ड्स एंड फ्रेजेस कैन बी यूज टू इस्टेब्लिश लिंक्स बिटवीन द आइडियाज़। तो सारा कुछ उसने यहाँ पर यूज़ किया, यहाँ पर पॉइंट्स उसने यूज़ किए हैं। तो उसके बाद आ जाता है राइटर स्टाइल। अब आपने क्या करना है कि आपके जो राइटिंग स्टाइल है उसको अच्छा करना है। इफ़ यू विश टू सेल एन आइडिया और प्रोडक्ट देन स्टाइल मस्ट बी परसुएसिव। देखें, अगर आप अब चाहते हैं कि आपका आइडिया बिके, ठीक है, और आपका प्रोडक्ट भी सेल हो, तो आपने क्या करना है, अपने स्टाइल को परसुएसिव रखना है। आपने अपना जो बताने का स्टाइल है उसको बहुत ज़्यादा परसुएसिव रखना है, कायल करने वाला रखना है, कि जिससे आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी जो विश है कन्वे करने की इंफॉर्मेशन, तो वो इजीली हो सके और सामने वाला कायल हो सके। उसके बाद आ जाता है क्वालिटी ऑफ द मेन्यू स्क्रिप्ट। जो क्वालिटी है आपकी मेन्यू स्क्रिप्ट की, ठीक है, जो भी आप स्क्रिप्ट लिख रहे हैं उसके बारे में आपने क्या करना है, आपने अच्छे तरीके से लिखना है, उसको बिल्कुल भी नहीं करना है। द लास्ट थिंग ऑफ द राइटर्स नीड टू एग्जामाइन व्हेन एडिटिंग अ डॉक्यूमेंट इज़ द क्वालिटी ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट। आपने जो लास्ट थिंग जो होती है यहाँ पर आखिरी बात जो है हमारी, तो अगर आप कोई यहाँ पर देखें जो हमारे रीडर्स हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए आप स्क्रिप्ट जो यूज़ कर रहे हैं, जो यहाँ पर राइटर्स हैं, ठीक है, राइटर्स की जो यहाँ पर एग्जामाइन कर रहे हैं हम उसको, ठीक है, करते वक्त तरमीम करते वक्त जो मुसन्निफ़ की आखिरी चीज़ की जो जांच पड़ताल करने की ज़रूरत होती है वो नुस्खा या म्यार है। एक नुस्खा जो साफ पुरकोशिश होना चाहिए, ठीक है, और उससे जो क्या हो सकता है कि अट्रैक्टिव होना चाहिए, आपके जो नज़र आ रही है आपकी स्क्रिप्ट, तो वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए। उसका ये मतलब है कि उसका मुनासिब हुक्म होना चाहिए, यानी वाज़िया तकसीम और ज़ैली तकसीम होनी चाहिए। नुस्खा जो आपके राइटर्स को, रीडर्स को सॉरी, तो उसको मदऊ करे। क्या आपने कभी कोई ऐसी रिपोर्ट या कागज़ देखा है जिसमें कागज़ के किनारों तक ऊपर से नीचे तक या पहलू पे तरफ तहरीर थी। इस तरह के जो मखतूतात को पढ़ना मुश्किल होता है। तो इस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको पढ़ना भी हमारे लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो जाती है, ठीक है। जो स्क्रिप्ट होती है हमारी मेन्यू स्क्रिप्ट होती है उसमें इस किस्म को वाज़िया होना चाहिए कि पैदावार और मेला नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि जो आप रिपोर्ट लिख रहे हैं वो मिली हुई ना हो, बाज़िया लफ्ज़ लिखे हों, ठीक है, सारा कुछ अच्छे तरीके से लिखा हो, जो डॉक्यूमेंट है उसकी तफसील दी गई हो, उसको अच्छे तरीके से बताया गया हो, जो डॉक्यूमेंट है उसको प्रूफ रीडर होना चाहिए कि जो आप लिख रहे हैं, ठीक है, प्रूफ रीडिंग उसकी की होनी चाहिए। द डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रूफ रीडिंग, तो उसको लाजमी तौर पर प्रूफ रीडिंग होना चाहिए है। विच शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद एडिटिंग, हमें कन्फ्यूज़ नहीं होना चाहिए जब एडिटिंग करना चाहिए, ठीक है। प्रूफ रीडिंग इज़ अ क्विक चेकिंग फॉर एरर्स वाइल द एडिटिंग रिक्वायर्स बीइंग द जजमेंटल। देखें, जिसमें तरमीम में उलझन नहीं होनी चाहिए। प्रूफ रीडिंग गलतियों की फौरी जांच पड़ताल है, जबकि तरमीम में फैसला कौन होना ज़रूरी होता है। तो स्टूडेंट्स, यहीं पर हमारा आज का लेक्चर था जो ख़त्म हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ आपका बेसिक पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि आज के लेक्चर का हमारा मकसद क्या है। स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पॉइंट्स हैं यहाँ पर स्टार्ट से मैं आपको दिखाती हूँ, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने इन पॉइंट्स को अगर आप देख लेते हैं राइटर्स ब्लॉक होने की वजह, तो ये राइटिंग की छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप सिंपल में भी इसको याद कर लें, अवॉइड कर लें, ठीक है। एक तो आपने लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं होना, सेंटेंस लिख रहे हैं तो आपने ये नहीं डरना कि आपकी इंग्लिश कमज़ोर है तो आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया, ठीक है। पंक्चुएशन एरर नहीं करना, ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स होती हैं, एनालाइज स्ट्रक्चर होता है वहाँ पर, ठीक है, वेल डिफाइंड पर्पस होना चाहिए आपका। तो ये बातें जो हैं आपको मद्देनज़र रखनी चाहिए कोई भी रिपोर्ट तैयार करते वक्त, कोई भी रिपोर्ट लिखते वक्त, कुछ भी लिखते वक्त। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो रिपोर्ट है, जो राइटिंग है आपकी, वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएगी और जो आपका प्रोडक्ट है वो भी सेल हो सकता है।
तो उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर लाजमी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी तौर पर शेयर कीजिएगा। मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा सारा ख्याल रखिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।